चीन ने शानदार मिलिट्री परेड करके पूरी दुनिया की तवज्जो फिर अपनी तरफ मबजूल करा ली है। अमेरिका और यूरोप की रही गई से जो गलतफहमी थी वो भी पूरी हो चुकी है। 10,000 फौजियों की इंतहाई डिसिप्लिन परेड ने अमेरिकी परेड की याद करा दी, जो ट्रंप ने दूसरी बार इक़्तिदार में आते ही करवाई थी। और उसकी जो डिसिप्लिन की लेवल को देखकर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हो गए थे। चीन की इस परेड में हथियारों की लंबी फहरिस्त तो अहमियत रखती है, लेकिन चंद ऐसे सफारती और सियासी मार्के हुए हैं जो ज़ाहरी तौर पर सियासी महसूस होते हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक अहमियत है। भारत ने अमरीकी सदूर को हमेशा ही अपने यौम जमहूरिया पर बुलाया है, तो भारतीय मीडिया ने उसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया है। लेकिन चीन की परेड में सदर पुतिन का आना भारतीयों के लिए हमेशा ही परेशान कुन रहा है, लेकिन इस मरतबा उनकी परेशानी जो है वो दोहरी हो गई है, क्योंकि इस दफ़ा चीन ने जनूबी कोरिया के सदर को बुलाकर पूरे एशिया को नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और सभी को हिला कर रख दिया है। जनूबी कोरिया के सदर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, जिससे शायद यूरोप और अमेरिका बहुत ज़्यादा खाइफ है। जनूबी कोरिया के सदर का ट्रेन में आना और ट्रेन से उतरकर जो है वो पुतिन और चीनी सदर से जो है इंतहाई करीबी और दोस्ताना तरीके से मिलना, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो एक चीज़ को बार बार हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि चीन, रूस और जनूबी कोरिया जो हैं वो आपस में बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और वो इसमें बहुत अच्छी तरह कामयाब भी हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वजह ये थी कि जनूबी कोरिया के सदर का एक करिश्मा है और उसको अनएक्सपेक्टेड जो है वो सदर माना जाता है और इंसान माना जाता है, इसलिए यूरोप और अमेरिका उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से काम ले रहे हैं। जनूबी कोरिया के जो सदर हैं वो अपनी बेटी को भी साथ लाए थे, और ये वाज़ेह पैगाम था कि ये बेटी उनकी वलीअहद ही होगी, और डिप्लोमेसी में एक तालिब इल्म की तरह उनको शामिल किया गया। हत्ता कि पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात कराई गई और वो एक ही गाड़ी में बैठकर अपने वालिद के साथ जो हैं वो गईं, और ये ज़ाहिर किया कि वो इस सारे मामले से अवेयर हैं और इसके साथ मिलकर चल रही हैं, और आगे वही इसकी मुल्क की क़यादत संभालेंगी। भारतीय वज़ीर आज़म परेड में शरीक नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था कि वो चीन की इक़्तिसादी तौर पर तो जो है वो ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह जो है वो चीन की मिलिट्री माइट को मारने को तैयार नहीं है, और उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। और साथ ये भी वाज़ह कर दिया कि वो इसके ख़िलाफ़ ही खड़े हैं, इसके साथ नहीं खड़े, और वो चीन के तहत किसी मिलिट्री फोरम का हिस्सा बनना या उसको शो कराना भी पसंद नहीं करते। ये भी एक हकीकत है कि वो सारी उम्र इसके ख़िलाफ़ रहे हैं, वो सारी उम्र इसके ख़िलाफ़ ही उन्होंने काम किया है, और उनकी पूरी कौम जो है वो चीन के ख़िलाफ़ ही अपनी तैयारी को बताती है। भारत ने यह शायद ये भी पैगाम दिया है कि चीन जो है वो उसके साथ वो मिलकर चल तो रहे हैं, और शायद हो सकता है उनकी उस वक्त ही मजबूरी हो, लेकिन यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर वो अभी भी चल सकते हैं, और ये कि हम लोग इस मामले में मुहतात हैं। अगर जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ्रंट लाइन पर लाया गया और ये दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि पाकिस्तान चीन के लिए बहुत अहम है और स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज और उनकी मौजूदगी उनका साथ नहीं दे रही थी। चीन के सुदूर पाकिस्तानी जनरलों से बराह रास्त नहीं मिलते, क्योंकि ताकत और फैसले की जो का मंबा है वो चीन में सिर्फ चीन के सदर ही होते हैं। इसलिए आर्मी चीफ के पिछले दौर पर मुलाकात ना होने की वजह से इस वक्त मुलाकात शायद ज़रूरी समझी गई थी। तुर्किया ने भी इस परेड को अवॉइड किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्किया अपने आप को इस जो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसमें उनको पार्टनर बनना जो है वो चीन का बहरहाल कबूल नहीं है, और वो मुस्तक़बिल में अपने आप को भी एक सुपर पावर देखते हैं। और तुर्किया यूरोप में अपना असर और रसूख और अपना तल्लक जो है वो इस परेड में शामिल होकर ख़राब नहीं कर सकता था। रूस से भी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन रूस से उनकी दोस्ती भी नहीं है, और वो ये नहीं कर सकते कि वो रूस और चीन के मिलिट्री अलायंस का हिस्सा हो जाएं, लिहाजा वो उससे कदरे किसी हद तक दूर ही रहे हैं। भारतीय मीडिया ने नेपाल के सदर को आला प्रोटोकॉल मिलने पर एतराज़ किया। हालांकि दीगर ममालिक की तरह नेपाल भी एक अहम रियासत है, लेकिन स्ट्रेटजिक सतह पर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम भी था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और बहुत आगे किया गया, और उनके जो सरकारी टीवी है चीन का उसने उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया। जबकि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने इस परेड में शिरकत नहीं की, और इसकी कई हो सकता है कि अंदरूनी वजूहात भी हों। चीन की ये सारी कोशिश और सारी परेड जो है ये एक बाकायदा ऐलान था कि चीन दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर का नया नाम है, और अब दोबारा आलमी सतह पर दो सुपर पावर्स हैं, एक चीन और दूसरा अमेरिका। और ये ऐलान बहुत ताकतवर तरीके से आलमी सतह पर पहुंचाया गया है।
جس میں معاشی تعاون، علیحدگی پسند تنظیموں کی حمایت نہ کرنے اور حکومت ادا کی ناکامی کے اعلانات بھی شامل تھے۔ پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت دونوں کے اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں کی مذمت کی گئی، اور عالمی منظرنامے پر یہ صرف اعلان تھا کہ یہ چین سپر پاور ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ملکوں میں ڈپلومیسی نہ کرے بلکہ ان کے اندرونی معاملات کو بھی لے کر چلے، کیونکہ وہ اب سپر پاور اپنے آپ کو اعلان کر چکا ہے۔ تو سپر پاور اپنے حلیفوں اور اپنے دوستوں کے اندرونی معاملات میں بھی بہرحال جو ہے وہ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، مداخلت بھی کرتے ہیں اور چینجز بھی کرواتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے ان معاملات کو اب آگے لے کر چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ، امریکہ کی یہ عام عادت ہے، اور روس کی بھی بہت عادت تھی، بلکہ روس تو اس ملک پر قبضہ ہی کر لیتا تھا۔ لہذا یہ ایک ڈفرینٹ ماحول ہوگا، کیونکہ یہ جمہوری تصورات کے ساتھ آگے بڑھنے والا جو ہے الائنس نہیں ہے، یہ کنٹرولڈ ممالک ہیں، ان کے تمام رہنما جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں اور ہر طرح سے اپنی حکومت کو بچا کر چل رہے ہیں، اور اپنے کسی بھی مخالف کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیتے، اور ان میں سے ایک ہی ملک پاکستان جو ہے وہ جمہوری ملک ہے، اور بہرحال وہ بھی ایک مشکوک کام ہے۔ یقیناً چین جو تعلقات میں کسی بھی سیاسی نظام کو نہیں چھیڑتا تھا، اب وہ یقیناً تمام معاملات پر اثر انداز ہوگا، اور اگلے 50 سالوں میں اس نئے نظام کی باغ دوڑ اور کھینچا تانی جو ہے وہ اب پوری دنیا کے نظام پر آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔